कोई कार्य खत्म हो चुका है तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस मैंने भविष्य काल क्या होता है, आने वाले समय में जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, हम भविष्य काल कहते हैं दोस्तों। तो इनकी ये तो परिभाषाएं हो गई। अब आइए चलिए इनके बारे में कुछ और जानकारियाँ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो टेंस होते हैं वो कुछ रूल को फॉलो करते हैं, हर टेंस जो है रूल फॉलो करता है। तो मैंने एक नियम बनाए रखा है। पहले एक हमारा है यस यस, यस यस पी पी, यस यस पी पी रूल। यस यस मतलब यस मतलब सिंगुलर, फिर दूसरा यस मतलब सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, फिर पी पी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर। अगर कर्ता एक वचन में है तो उसकी क्रिया भी क्या होगी, एक वचन की होगी। अगर कर्ता बहुवचन में है तो उसकी क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन में होगी। ये तो हर टेंस जो है आपको फॉलो करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम टेंस के बारे में देखते हैं कि तो पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है तो इसके कितने भाग होते हैं, सब 4 भाग होते हैं। ठीक है। तो पहला भाग हमारा प्रेजेंट टेंस का है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने होता क्या है, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल क्या होता है, मतलब जब वर्तमान समय में कोई कार्य अनिश्चित समय से हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है गाइज। अब आइए इसकी हम हेल्पिंग वर्ब को समझ लेते हैं। अरे सॉरी, पहचान। पहचान कैसे करेंगे, जब हिंदी वाक्य के अंत में लिख लो, क्या वे, ता है, ता है, कमती है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है गाइज। तो आइए अब इसकी हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है क्या, सहायक क्रिया। तो इसकी 2 सहायक क्रिया होती है दोस्तों। एक तो होती है हमारी डू, एक होती है डज। डू और डज 2 सहायक क्रियाएं इसकी होती है। तो डू का प्रयोग कहाँ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। और डज का प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। तो गाइज आगे आइए देखते हैं कि तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा यू, दे, ही, सॉरी, वी, ये सभी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। याद रखें ना, प्लूरल शब्द क्या है, वी, दे, और उसके बाद हो गया यू, ये सभी हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, ही, सी, इट, नेम, ये सभी हमारे हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इन सब के साथ डज लगाइएगा, प्लूरल सब्जेक्ट साथ डू लगाइएगा। तो ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बताते हैं आपको। क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव आइए देखिए क्या होता है, अफर, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके गाइज। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस माने होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो स्वीकारात्मक वाक्य क्या होता है दोस्तों, जब किसी वाक्य में किसी कार्य घटना के होने की जानकारी मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आइए इसके फ्रेम को देख लेते हैं। फ्रेम क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट। इसकी बनावट क्या है, तो बनावट के लिए आइए देखते हैं। तो पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हमें लिखना है क्या, एम भी सेकेंड, एम भी, सॉरी एम भी फर्स्ट, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखिएगा। ठीक है गाइज। फिर उसके बाद कितना लिखना है आपको, एम भी फर्स्ट लिखने के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए।
इसके बाद आपका ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम आपको एक समझाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे है वह जाता है, वह जाता, वह जाता है, ठीक है, वह जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, अंत में देखो ता है आया है, तो समझ जाओ कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका अनुवाद कैसे होगा, तो पहले करता क्या है, वह है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हो गया। अब देखिए जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है ना दोस्तों। तो इसका नियम याद लिख लीजिए, अगर क्रिया जो है कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी तो एक वचन की होगी। तो जो गो है आपका ये क्या बहुवचन है, तो क्रिया हमेशा बहुवचन में ही रहती है फर्स्ट फॉर्म में। तो उसको एक वचन में बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यस या यस जोड़ देते हैं। तो जब भी कर्ता अगर एक वचन में हो तो क्रिया में यस या यस जोड़ दीजिएगा। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, ई एस, ही गोज, ये आपका हो गया। अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए, ही गोज। अब आइए एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दे लिखते हैं। जैसे कि वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे होती है, तो ये हो जाएगा आपका दे। अब पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड होती है, दे रीड, ये हो गया आपका दे रीड। अब दोस्तों क्या है कि ये आपका दे बहुवचन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होगी, तो रीड भी आपका क्या है, प्लूरल ही है आपका, क्योंकि कोई भी क्रिया अपने पहले रूप में क्या होती है, प्लूरल में होती है। तो ये दे रीड हो जाएगा आपका इस तरह से। इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा, ख्याल रखना, जब करता एक वचन में हो तो यस यस जोड़ दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस माने होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है, मतलब जिस वाक्य से किसी कार्य या घटना के न होने की जानकारी मिले उसे क्या कहते हैं, निगेटिव वाक्य सेंटेंस कहते हैं। अब आइए इसके फ्रेम को हम देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है इसका, फ्रेम आइए इसका देख लीजिए। फ्रेम, आप फ्रेम कहो या स्ट्रक्चर कहो, बात हमारी एक ही है, ठीक है गाइज। तो चलिए इसका फ्रेम देख लेते हैं पहले कैसे है। तो फ्रेम में दोस्तों नंबर 1 पर पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है गाइज, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, डू या डज लगेगा इसमें, डू डज, डू डज हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, यम भी फर्स्ट आ जाएगा आपका, यम भी फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जो भी ऑब्जेक्ट हो वो लिख दीजिएगा। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। जैसे है कि वह किताब नहीं पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है, ठीक है गाइस, वह किताब नहीं पढ़ती है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहले हम वह का अंग्रेजी लिखेंगे। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, अब पढ़ती है ना, तो ती आया तो समझ जाओ लड़की है, तो इसके लिए अंग्रेजी वह की अंग्रेजी हो जाएगी क्या, सी। अब सी देखो एक क्वेश्चन में, तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या आएगी, डज आएगी, सी डज, डीओ यस, सी डज। फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, सी डज नॉट रीड, फिर क्रिया आ गई हमारी, सी डज नॉट रीड, फिर उसके बाद आ जाएगा बुक। इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन कर देंगे, अंत में फुल स्टॉप लगेगा। अब आइए दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का एक और बताता हूँ। अगर वाक्य में क्या आया है, नेवर आया है, क्या आ गया, नेवर। नेवर माने होता है कभी नहीं, कभी नहीं। अगर कभी नहीं शब्द आया है हिंदी वाक्य में, तो उसकी अंग्रेजी आप क्या लिखोगे, नेवर लिखोगे, यानी भी आप, ठीक है। अब नेवर के साथ कभी भी डू नॉट डज नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, डू नॉट डज नॉट आप इसके साथ नहीं लगाओगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वह झूठ कभी नहीं
बोलता है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। ये हो गया। तो झूठ कभी नहीं बोलता है। झूठ बोलना की अंग्रेजी क्या होती है? टेल मान लगाते हैं। अगर सच बोलना है तो स्पीक करेंगे, झूठ बोलना है तो टेल। तो यह आपका ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा, वो झूठ कभी नहीं बोलता है। तो लड़का है तो पहले हम तो ही लगाएंगे कर्ता के रूप में, तो ही हो गया। अब डू नॉट डज नॉट नहीं लगेगा, सिर्फ नेवर रहेगा। ही नेवर, NEVER, ही नेवर, और टेल लग जाएगा, टेल, TELL। अब देखो कर्ता एक क्वेश्चन में है ना, इसलिए इसी में हम यस जोड़ देंगे। ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई, LIE, लाई मतलब झूठ। अंत में फुल स्टॉप लगा दो। तो इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस कर लेंगे। अब चलते हैं हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? इंटरो, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में या जिस वाक्य से प्रश्न पूछने की जानकारी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है कि उसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं क्या से अक्सर शुरू हो जाते हैं। तो क्या से अगर शुरू हो रहा है तो उस वाक्य को हम सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं WS टाइप, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सभी जो है वाक्य के बीच में आए होते हैं, उनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो वो आपका अगर आया है तो पहले उन्हीं शब्द की अंग्रेजी लिख लेंगे हम। तो आइए चलिए इसका अब हम एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। जैसे है क्या, क्या वह स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? जाता है, ये है। क्या वह स्कूल जाता है? अब अंत में ताहा आ गया है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें क्या से शुरू हो रहा है ना, तो मतलब इसका हम उत्तर यस नो में दे सकते हैं। यस नो टाइप सेंटेंस है। क्या वह स्कूल जाता है? अगर जाता है तो कह दोगे कि यस, हो गया। अगर नहीं जाता है तो कह दो नो। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा? तो आइए ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। तो पहले हम वह की अंग्रेजी लिखेंगे। वह की अंग्रेजी क्या, नहीं सॉरी, क्या है तो समझ जाओ कि सहायक क्रिया शुरू करना है, डू या डज से। तो इसको पहले हम क्या करेंगे? डज से शुरू करेंगे, डज। फिर उसके बाद ही लिखेंगे, डज ही। फिर लिखेंगे गो, फिर टू, डज ही गो टू स्कूल। अंत में क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से मैं समझता हूँ कि अब ऐसा कर लो कि क्या से शुरू हुआ है तो सहायक क्रिया से ही शुरू करेंगे। डज ही, DOES छूट गया, सॉरी, डज ही गो टू स्कूल। आइए एक बहुवचन का देख लेते हैं। ऐसे है कि क्या, क्या तुम लोग पढ़ते हो? पढ़ते हो, क्या तुम लोग पढ़ते हो? अब इसका क्या हो जाएगा? क्या से शुरू हुआ तो ये भी सहायक क्रिया से ही हम शुरू करेंगे। तो इसका शुरू करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? तुम है तो तुम की अंग्रेजी यू होगी, यू बहुवचन है तो उसके लिए में प्लूरल है तो डू से शुरू करेंगे। तो हो जाएगा डू यू, फिर रीड, डू यू रीड, अंत में READ, डू यू रीड। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे, क्या तुम पढ़ते हो? ये आपका हो गया। अब आइए दोस्तों अगला बताते हैं कि अगर वाक्य में क्या गया है, मान लीजिए कौन शब्द आया है, कौन आया, तो कौन जो होता है खुद कर्ता कार्य करता है, तो वो आया तो उसके साथ हम क्या करेंगे? उसकी अंग्रेजी हम हु लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हु। तो पहले हम हु लिखेंगे, WHO, हु। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? MV फर्स्ट, MV फर्स्ट लिख कर प्लस यस है, यस इसमें ऐड कर देना है आप, यस या ES जोड़ देना। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है, हु प्लस MV फर्स्ट प्लस यस है यस, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो आइए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे है कि तुम्हें, तुम्हें
अंग्रेजी अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? ये हो गया आपका। तो तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है दोस्तों, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो पहले क्या है, कौन शब्द आया है ना, इसी कौन की पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है? हु। क्या होती है? हु, WHO, हु। फिर पढ़ाना की अंग्रेजी लिखेंगे, हु टीच, TEACH, हु टीच। और इसमें हम यस या यस जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? हु टीचेज हो जाएगा, हु टीचेज यू। फिर यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यू। फिर आपका इंग्लिश हो गया, टीचेज यू इंग्लिश। ये आपका हो गया हु टीचेज। अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो हमारा यू भी ऑब्जेक्ट है, एक इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो यू को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इंग्लिश को क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि 8 पीस ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला ट्रांसलेशन देखते हैं कुछ और एक एग्जाम्पल लेकर। अगर दोस्तों किसी में कितना, कितनी, कितने ये सब आए हैं तो उनकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? हाउ मच या हाउ मैनी लिखते हैं। अगर गिन सकते हैं तो हाउ मैनी लिखिएगा, नहीं गिन सकते हैं तो हाउ मच लिखना। और उससे संबंधित जो वर्ब है, सॉरी नाउन है, वो भी उसके साथ जोड़ दीजिएगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम कितना दूध पीते हो, तो क्या हो जाएगा? तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो, ये हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, कितना, कितनी आया है यहाँ पर ना, देखो कितना, तो कितना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? हाउ मच या हाउ मैनी। देखिए दूध को हम क्या करेंगे, गिन नहीं पाएंगे, ये लिक्विड है, इसलिए कितना की अंग्रेजी क्या होगी? हाउ मच हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच हो गया। अब हाउ मच से संबंधित जो नाउन है क्या है? मिल्क है, तो वो इसके साथ लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। फिर डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस तरह से हम कर देंगे। अगर बहुवचन करता है तो डू लगाइए, सिंगुलर है तो डैश लगा देना। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बता देता हूँ, मतलब जिसमें प्रश्न भी पूछा गया है, नहीं भी है। तो इसमें करना दोस्तों क्या, जो अभी आपने पढ़ा वो ऐसे ही करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य की तरह, लेकिन कर्ता के ठीक बाद नाट लगा दीजिएगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह वहाँ क्यों नहीं जाता है, वह वहाँ क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा? अब इसमें क्यों भी आया है, नहीं भी आया, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। तो पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिख लेंगे इसका। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई, वाई हो गया। अब क्या होगा? अब वह है, वह वहाँ क्यों नहीं जाता, वह ये कुछ नहीं, तो सक्रिय क्या है कि डज आएगी, वाई डज, फिर वाई डज, फिर हो जाएगा ही, वाई डज ही के तुरंत बाद नॉट लगाना, नहीं तो गलत होगा। वाई डज ही नॉट गो, फिर वहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी दियर, THEIR। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मार दीजिए, आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रांसलेशन सभी आपको समझ में आ चुके होंगे दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, आगे बताएंगे। आइए अब अगला टेंस देख लेते हैं हम। हमारा अगला टेंस है कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, NUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी क्या होती है? अपूर्ण वर्तमान काल होता है। क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस वाक्य से में यह जानकारी मिले कि कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, जारी है, अभी चल रहा है सामने, तो उसको क्या कहते हैं?
अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो आइए इसकी पहचान भी देख लेते हैं क्या होती है दोस्तों। जब हिंदी वाक्यांश में क्या आ जाए, रहा है, रहा है, कामा रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रहा हूँ, ये सभी शब्द आ गया तो समझ जाओ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अब आइए इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों। एक होती है इज, इज होती है, ये किसके साथ होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। दूसरा है आर, आर होता है किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब फिर तीसरा है एम, ए एम, एम किसके साथ लगता है, सिर्फ आई के साथ ही एम लगता है दोस्तों, आई के साथ एम लगता है। अब बाकी जो है क्रिया बहुवचन रहेगी तो आर, और ये कुछ रहेगी इज लगा दीजिएगा। अब आइए अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, इसका कैसे कार्य करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्रेम है दोस्तों। तो पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिख देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद इज, आर, एम में से एक लगाइएगा जैसा चाहिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट स्थान पर एम भी फर्स्ट प्लस आई एन जी जुड़ेगा, प्लस आई एन जी, मतलब मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके उसमें आई एन जी आप जोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया इसका, अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए, यही आपका फ्रेम है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, इसको समझाते हैं। जैसे है कि बताए थे, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। अंत में देखो रहा है, रही है आ गया, तो समझ जाओ कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका अनुवाद करने के लिए पहले तो हम वह की अंग्रेजी लेंगे, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हो गया। फिर ही एक क्वेश्चन में है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज, ही इज, फिर क्या हो जाएगा, गोइंग, GOING, इज गोइंग, अंत में फुल स्टॉप लगा दो। तो ये ट्रांसलेशन इसका हो गया। आइए एक बहुवचन का हम देखते हैं। जैसे कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग की अंग्रेजी लिख लो आप। हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी, अंत में रहा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ तो वी, फिर उसके बाद क्या होगा, आर, वी आर। अध्ययन की अंग्रेजी क्या होती है, स्टडी, तो हो जाएगा वी आर स्टडी, STUDY, लेकिन स्टडी है इसमें ING जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा वी आर स्टडिंग, अंत में फुल स्टॉप लगा दो। तो मैं समझता हूँ कि ये हो गया। अब आइए एक हम बहुवचन का हो गया। अब आइए आई के साथ देख लेते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ दोस्तों। अब अंत में देखो रहा हूँ, रही हूँ आ गया, तो ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए इसका करते हैं अनुवाद कैसे होगा। तो पहले हम मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई, फिर खेला, एम लगेगा आई के साथ, तो आई एम। खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले होती है, PLAY, लेकिन इसमें ING जरूर जोड़ दें, तब हो जाएगा आई एम प्लेइंग, अंत में फुल स्टॉप मार दो, काम आपका हो गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में करना है दोस्तों क्या, इज, आर, एम के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिएगा, आपका काम खत्म। तो इसका ट्रांसलेशन एक देख लेते हैं। जैसे वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइस,
वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे होती है ना, तो पहले दे लिख लो आप, दे, फिर दे बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आ जाएगी। तो जगह दे आर, फिर उसके बाद नाट लगा दो, दे आर नाट। अब याद करना क्या होता है, लर्न होता है, तो ये हो जाएगा लर्निंग, दे आर नॉट लर्निंग, LEARNING, दे आर नॉट लर्निंग। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अपना, तो दे के साथ अपना, अपनी अंग्रेजी क्या होती है, दियर, THEIR, दियर लेसन, LESSON। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, दे आर नॉट लर्निंग दियर लेसन। तो मैं समझता हूँ निगेटिव भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एक इंटरोगेटिव का बता देते हैं। तो जो नियम आपको इंडिफिनिट में बताए थे वही इसमें भी करेगा सब काम, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और मुख्य क्रिया में ING जुड़ जाएगा, बाकी सब वही होगा। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का मिलाकर। जैसे कि वे लोग कक्षा में शोरगुल क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वे लोग कक्षा में शोरगुल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पहले क्यों है, तो क्योंकि अंग्रेजी आप लिख लो, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई आर दे, वही सब खाली रहेगा, हेल्पिंग वर्ड चेंज हो रहा है सिर्फ, वाई आर दे, फिर नॉट लगा दो, दे नॉट। अब शोर करने की अंग्रेजी क्या होती है, नॉइज माने शोर होता है, लेकिन मेक लगाएंगे इसके साथ, तो वाई आर दे नॉट मेकिंग अ नॉइज, NOISE, नॉइज इन द क्लास। ये आप अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, इस तरह से कर लेंगे दोस्तों। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको इंडेफिनिट भी आ गया, कंटिन्यूस भी आ गया। अब चलते हैं परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। मतलब कि जिस वाक्य से हमें यह जानकारी मिलेगी कोई कार्य अभी अभी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं दोस्तों। अब आइए इसकी पहचान देख लेते हैं। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ये सभी शब्द आ जाएं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, खा है, खी है, खे है, ये सब आए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा दोस्तों। तो ये तो आपकी पहचान हो गई। तो चलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है। एक होती है दोस्तों क्या, हैज, HAS, हैज, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। एक होती है हमारी हैव, ये जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ये मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, HA भी। तो यही दो सहायक क्रिया है। अब आइए इसके फ्रेम को हम देख लेते हैं क्या है। तो इसका अफर्मेटिव का फ्रेम है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज या हैव लिख देना है आप, हैज या हैव जैसा लगे, हैज या हैव हो गया। फिर उसके बाद होगा यम भी थर्ड, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगेगा भैया यहाँ। अब ये पहला दूसरा देखिए, अब यहाँ इंक देखिए, अब यहाँ पर
क्या लगेगा, तीसरा लगेगा हमेशा। जितने भी परफेक्ट होगा तीसरा रूप, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख देना दोस्तों, आपका काम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे वह एक पत्र लिखा है। वह एक पत्र लिखा है। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। वह एक पत्र लिख चुका है, या वह एक पत्र लिख लिया है। तो इन सभी सेंटेंस से हमें जानकारी मिलेगी कार्य अभी अभी खत्म हो चुका है। तो ये सभी क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये सभी पहचान हो गए। तो इसका ये अनुवाद अब हम कर लेते हैं, कैसे होगा। तो पहले वह एक पत्र लिखा है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही हो जाएगी आपकी, ही। अब इसके साथ सहायक क्रिया क्या होगा, एक क्वेश्चन है तो है लगा दो। तो ही हैज हो गया। अब सॉरी हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। तो ही हैज राइट, रोट, रिटेन। रिटेन तो है तीसरा होता है। ही हैज रिटेन, WRITEN। ही हैज रिटेन अ लेटर, LETTER। ही हैज रिटेन अ लेटर। वह एक पत्र लिख लिया है, या वह एक पत्र लिख चुका है, वह एक पत्र लिखा है। सबका यही हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगर एक बहुवचन का देख लेते हैं। जैसे है कि वे लोग स्कूल गए हैं। वे लोग स्कूल गए हैं। तो क्या हो जाएगा, तो पहले हम दे की अंग्रेजी लिखेंगे। तो दे की अंग्रेजी हो गई, वे की अंग्रेजी दे हो गई, दे। फिर दे बहुवचन है तो इसके साथ हैव लगेगा। दे हैव गॉन, गो वेंट गॉन, तीसरा रूप होगा गॉन। दे हैव गॉन टू स्कूल, ये आपका हो गया। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वर्षा हुई है। वर्षा हुई है। वर्षा हुई है, तो इसका क्या होगा, तो कोई ई है आ गया ना, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसके लिए अनुवाद क्या होगा दोस्तों, तो पहले हम इसमें कर्ता तो गायब है। जब कर्ता नहीं रहता है ऐसे वाक्य को हम किससे शुरू करते हैं, इट्स से। तो हो जाएगा आपका इट, इसके साथ हैज लगाएंगे, इट हैज। अब रैन का तीसरा रूप, RAIN, रैंड। इट हैज रैंड। ये ट्रांसलेशन इसका हो गया दोस्तों। अब आइए एक निगेटिव का समझ लो क्या होता है। निगेटिव जैसे वह खाना नहीं खाई है। वह खाना नहीं खाई है। तब इसमें क्या करना है दोस्तों, बस है के बाद नाट लगा दो, काम खत्म आपका। तो क्या हो जाएगा, वह है, खाई है, लड़की लग रही है, तो सी हो जाएगा। वह की अंग्रेजी, सी हैज नॉट ईटेन, ईट, एट, ईटेन। इसका तीसरा रूप है ईटेन फूड। सी हैज नॉट ईटेन फूड, अंत में फुल स्टॉप हो गया। आइए एक इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों साथ में, सब कुछ नियम वही रहेगा, सिर्फ कर्ता के बाद जो है नाट आपका लगता है वहीं लग जाएगा। आइए देख लेते हैं। जैसे तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए हो। अंत में देखो ए हो आ गया, तब भी आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट है, या चुका हुआ है तब भी प्रेजेंट परफेक्ट। तो तब पहले क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले आप ले लो। तो क्या हो जाएगी, वाई। क्या होगी, वाई, WHY, वाई। फिर सहायक क्रिया क्या होगा, तुम बहुवचन है
तो सहायक क्रिया क्या आएगी, हैव आएगी। वाई हैव यू, अब तुरंत इसके बाद नाट लगाओ, वाई हैव यू नाट, फिर क्या हो जाएगा, गोविंद गान टू स्कूल, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह स्कूल लगा दीजिए, आपका हो गया। इस तरह से हम इसको कर लेंगे दोस्तों। मैं समझता हूँ कि अब ये ट्रांसलेशन भी आप अच्छे से अब कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अगले टेंस की तरफ। हाँ दोस्तों, हमारा अगला टेंस आता है नंबर 4 पर। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या है दोस्तों, तो पहचान आइए लिख लेते हैं पहले। तो लिख लो दोस्तों, जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा साथ में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये तो पहचान हो गई। अब परिभाषा क्या होगी, परिभाषा ये हो जाएगी, जब वर्तमान समय में दिए गए समय से कोई कार्य जारी हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं क्या होती है। तो दोस्तों इसकी भी दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है हैज बीन, और एक होती है दोस्तों हैव बीन। क्लियर, हैज बीन, हैव बीन। अब ये क्वेश्चन के साथ हैज बीन लगा देना, बहुवचन के साथ हैव बीन लगा देना, आपका ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें एक बात फंसती है समय की, समय निश्चित है कि अनिश्चित है, वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। तो आइए उसकी पहले जानकारी दे देते हैं, तो आगे ट्रांसलेशन पर पहुँचते हैं हम फिर। तो आइए दोस्तों, एक समय होता है, पहले सिंस वाक्य में जो से आता है, तो उसी से की अंग्रेजी हम सिंस या फार लिखते हैं। ठीक है, तो अब आइए सिंस का प्रयोग कब करेंगे, सिंस SINC, सिंस किसकी अंग्रेजी होती है, से। जो वाक्य में से होता है उसी की अंग्रेजी सिंस लिखेंगे। तो सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए हम से की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, सिंस लिखते हैं। निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस लिखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है सुबह से, सुबह से। अब यहाँ से आ गया ना, तो से क्या हो गया, सिंस मॉर्निंग कर देना। और जैसे मान लो कह दिया आपसे 2 बजे से, 2 बजे से, तो क्या होगा, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से हो गया। अब जैसे कह दिया सोमवार से, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, सिंस मंडे हो गया। अब जैसे मान लो कह दिया 5 मई से, 5 मई 2020 से, तो क्या हो गया, सिंस 5 मई 2020। ऐसे आप कर लेना है दोस्तों से की अंग्रेजी। अब दूसरा वर्ड हमारा आता है, एक है फार, फार भी से की ही अंग्रेजी लिखी जाती है। जो से होता है उसी की अंग्रेजी फार भी लिखी होती है। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम से की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, फार लिखते हैं। मतलब जब समय अवधि के रूप में दिया हो, अनिश्चित हो, तो हम से की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, फार लिखते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 घंटे से। अब ये 2 घंटे से कब, 2 घंटे से सुबह से, शाम से, कब से करोगे दोस्तों, ये क्लियर नहीं है। 2 घंटे से कब, तो इसकी हम से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फार 2 आवर्स,
FOUR फॉर 2 आवर्स। अब हम मान लो दूसरा लेते हैं, जैसे 5 वर्ष से, 5 वर्ष से, तो क्या हो गया, फार 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, ये हो गया। इस तरह से दोस्तों अगर अवधि के रूप में समय तो आप फार लिखिएगा। अब आते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो फार्मूला आप देखते हैं कैसे हमें क्या करना है। तो आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है इस वाक्य की, वो लिखो। तो स्ट्रक्चर लिखिए दोस्तों। पहले नंबर 1 पर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, हैज बीन, हैव बीन, जो भी आपको आवश्यकता अनुसार पड़ा वो लगाएंगे। फिर इसके बाद एम भी फर्स्ट प्लस ING, एम भी फर्स्ट प्लस ING लिख लेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिएगा ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या होगा, सिंस फार जो भी एक लगता है वो लगाओ। फिर आके टाइम लिख देना, आप जो भी समय रहेगा टाइमिंग वो लिख देना है दोस्तों। ये तो हो गया स्ट्रक्चर इसका। तो आइए एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं हम आपको। जैसे वह वर्षा सुबह से हो रही है, वर्षा सुबह से हो रही है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें देखो सुबह से आ गया, निश्चित समय है, तो सी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, सिंस लिखेंगे। करता है नहीं इसमें तो इट से शुरू करेंगे। तो इट हैज बीन रैनिंग, RAINING, इट हैज बीन रैनिंग। फिर सिंस मॉर्निंग, ये आपका हो गया। आइए अब इसका हम निगेटिव देख लेते हैं। एक निगेटिव में क्या है, निगेटिव में दोस्तों कुछ करना नहीं है आपको। निगेटिव में करना क्या है, इसमें सहायक क्रिया के रूप में याद रखना, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है। तो आइए एक ट्रांसलेशन देखते हैं कि जैसे वे लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं, वे लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो अब इसमें देखिए से आ गया, 2 घंटे अवधि के रूप में समय है, तो से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, फार लिखेंगे। तो आइए चलिए कैसे होगा इसका, तो ये हो जाएगा दे हैव, देखिए ये बहुवचन है तो क्या होगा, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हाँ दोस्तों, इसमें देखो हम नॉट भूल गए थे, तो यहाँ नॉट लगा दीजिएगा। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे लोग 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। ओके, नहीं भूल गया था वहाँ पर, तो यहाँ पर नॉट बीन लग जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फ्रेम क्या होता है, तो पहले तो हम लिख लेंगे क्या दोस्तों, हैज है, एक इसमें लगा देना। अगर ये क्वेश्चन है तो हैज ले लेना, और बहुवचन है तो हैव लगा देना। ये पार्ट फर्स्ट टाइप बता रहे हैं हम आपको। अगर क्या से शुरू है तब, किससे, अगर क्या से शुरू है तब हैज है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद हो जाएगा क्या, एम भी फर्स्ट
प्लस ING जोड़ देना है आप, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सिंस फार आ जाएगा, फिर आपका सिंस फार के बाद जो है टाइम आपका लिख दीजिएगा, काम ख़त्म। तो आइए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे क्या वह 2 सप्ताह से खेल रही है। तो क्या हो जाएगा, क्या से शुरू है, तो हैज हैव से शुरू कर दो इसको सिर्फ, तो वह एक क्वेश्चन में तो हैज लगेगा, हैज सी। अब बीन बचा है ना, तो बीन इसके बाद लगा देना, हैज सी बीन प्लेइंग 2 सप्ताह है, तो फॉर 2 वीक्स। ये आपका अंत में क्वेश्चन मार्क मार देना, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अब आइए, अगर हु से शुरू है तब क्या करेंगे, तो हु से शुरू है, कौन आया है, तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम हु लिखेंगे। जैसे तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हम हु लिखेंगे, हु, फिर हैज लगाएंगे, हैज बीन, हु हैज बीन, पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। तो